सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ जिस खुसूसी तैयारे में दुबई से इस्लामाबाद और फिर लाहौर पहुंचेंगे उसकी बुकिंग करवा ली गई है। माजी की तरह लीगी रहनुमा, कारकुन और सहाफ़ी उनके हमरा होंगे। कल नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब रवाना होंगे, जहाँ एक हफ्ता क़याम और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अच्छा, वहाँ से वो दुबई पहुँच कर 3 रोज़ फिर मज़ीद मुलाकातें करेंगे। इतलात ये भी हैं कि मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर से पहले जलसे मनसूख कर दिए और शायद इसलिए कि सारी जो तवज्जो है वो मीनार पाकिस्तान जलसे पर मरकूज हो। अब कारकुनान के तमाम इजलास मॉडल टाउन में सदारत मरियम नवाज करेंगी। उधर शाहिद खकान अब्बासी साहब ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद फिर वही बात दोहराई कि ना मरियम ना शहबाज बल्कि उनके लीडर हैं तो सिर्फ और सिर्फ नवाज। जरा सुनिएगा उन्हीं की जुबानी। अच्छा, शाहिद खकान अब्बासी साहब तो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को मफरूर मुजरिम की हैसियत से गिरफ्तारी देनी होगी, लेकिन साबिक वज़ीर ख़जाना जो इसहाक़ डार साहब हैं वो ये फरमाते हैं कि उनकी गिरफ्तारी का तो कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि उल्टा उन्हें वतन वापसी पर वेलकम किया जाएगा। ज़रा उनको भी सुन लीजिएगा। खैर, मियाँ साहब मीनार पाकिस्तान जाएंगे या जेल, ये तो वतन वापसी पर ही पता चलेगा। अलबत्ता सदाकत अब्बासी साहब ने सियासत और PTI से अलहदगी का खुलकर ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि जी वो कभी दोस्त के पास और फिर गिलगित बल्तिस्तान में छुपे रहे। मजीद क्या कहा, क्या इंकशाफात किए, ज़रा सुनिएगा। जी, तो सुना आपने। अब कल इलेक्शन कमीशन चेयरमैन PTI को पार्टी से हटाने और इलेक्शन में कोई भी निशान ना दिए जाने की दरख्वास्तों पर समाअत करेगी। प्रोग्राम में मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ जब प्रोग्राम में मौजूद हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के, स्टूडियो से तशरीफ लाने के लिए। तजियाकार सैयद इमरान शफकत साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इमरान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों की वजह से मैं हारून साहब से शुरू करना चाहूँगी। हारून साहब, इस वक्त 2 राय हैं। एक ये कि नवाज शरीफ साहब को हिफाजती ज़मानत बासानी मिल जाएगी, और दूसरी राय ये है कि जी उन्हें पहले गिरफ्तारी देकर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनना पड़ेगा। क्या समझ आती है, और ये जो इब्हाम है ये अब 21 अक्टूबर तक बरकरार रहेगा? बड़ी मेहरबानी। एक्चुअली लीगल पोजीशन अगर देखी जाए तो उसमें मियाँ साहब चूँकि एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हुए हैं, तो उसमें कोर्ट से पहले इंटरिम बेल या ट्रांजिटरी बेल उन्हें लेनी चाहिए। और अगर वो इदारे गिरफ्तार नहीं करते तो वो एक अलग बात है। और जब तक कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कोर्ट अलाउ नहीं करेगी, तो कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर वो एक सियासी लीडर हैं, वो पहले भी जेल में रहे हैं, अगर गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो उसमें उनकी लीडरशिप मजीद उभर कर सामने आएगी, इसलिए कि उन्होंने पहले भी सफर किया है और अब भी अगर गिरफ्तारी के थ्रू सफर करेंगे तो वो एक ऐसा केस है जो केस जिसमें 2 मुल्ज़मान मरियम साहिबा और कैप्टन सफदर दोनों बरी हो चुके हैं और एविडेंस एक ही है, और उसी एविडेंस की बेस पे मियाँ साहब के भी 99% चांसेस हैं कि वो उस केस से बरी हो जाएंगे। और जहाँ तक ट्रांजिट बेल का तल्लुक है, तो अगर वो ले लें तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि उनको एक कोर्ट इजाजत दे देगी कि प्रॉपर कोर्ट में चले जाएं जहाँ पे अपील सुनी जा रही है, और वो कोर्ट अमूमन ये ऑर्डर कर देती। ठीक है जी। इमरान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, खुर्रम साहब आपकी तरफ आती हूँ। इमरान साहब, अगर गिरफ्तारी अमल में आ जाती है नवाज शरीफ साहब की, तो वर्कर्स और जो फॉलोअर्स हैं जो बेसब्री से नवाज शरीफ साहब का इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, और अभी से सुनना है कि उनकी वापसी का सुन के बड़ा मोराल बुलंद है, जो नाराज़ लोग हैं, नाला लोग हैं, वो भी बड़े, उनकी भी एनर्जी बढ़ गई है, एंथुसिज्म बढ़ गया। जाहिर बात है लीडर का होना मुल्क में और फिर मुल्क से बाहर होना, दोनों चीज़ें बराबर नहीं हो सकती हैं। अगर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी अमल में आती है तो आपका तजिया क्या कहता है कि ये गिरफ्तारी उनको मज़ीद हीरो बना देगी? जो उनके वर्कर्स हैं उनके मोराल के बारे में फिर आपको क्या समझ आती है? मेरा ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापसी के ऊपर गिरफ्तार होते हैं तो रिएक्शन कम से कम उनके वर्करों की तरफ से उस तरह का नहीं आएगा जिस तरह 9 मई को आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब 2-3 दफ़ा गिरफ्तार हो चुके हैं, और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो प्रोसीजर है लीगली वो वही अडॉप्ट हुआ। और मुझे याद पड़ता है कि जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे कि ये दूसरी गिरफ्तारी के बाद, तो उस गिरफ्तारी के बाद जो लोगों ने बातें करनी शुरू की थी कि कोई डील करके चले गए, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने
इस बात का शिकवा किया था कि नवाज शरीफ साहब इतने 20 दिन या 1 महीना जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर रहे, तो वहां पर तो कोई 100 बंदा भी इकट्ठा नहीं होता था। तो उनको अपने वर्करों से बहरहाल गिला सा इस तरह का है कि जब रियासती जबर उनके लीडरशिप के खिलाफ होता है तो उनके जो वर्कर हैं वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करते, और शायद ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं वो इस तरह के हैं भी नहीं। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, अगर उन्होंने हीरो बनना है या उनको कोई सियासी गिरफ्तारी से कोई सियासी फायदा होगा तो वो थोड़ी देर के बाद होगा, और जरूर होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन रिएक्शन उस तरह से नहीं आएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे और वो कोई जेल के फाटक तोड़ देंगे, थानों पर हमले कर देंगे, GHQ के ऊपर कोई हमला कर देंगे या किसी कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला कर देंगे। इस तरह की जो सरिश्त उनकी है नहीं। तो बाकी जो फायदे वाली बात है या नुकसान वाली बात है, ये तो सियासतदान को जब भी वो कोई सियासी फैसला करता है तो ये उसकी कैलकुलेशन में होती हैं चीज़ें कि वो अगर जो इकदाम लेने जा रहा है, जो स्टेप उठा रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और अगर वो नाकाम हो गया तो फिर सूरत हाल क्या होगी। तो ये सारी कैलकुलेशन मियाँ साहब करके ही वापस आ रहे होंगे, और उनको समझाने वाले भी बहुत थे, उनके भाई थे, उनके पार्टी के दीगर लोग थे, और उनको ये रिपोर्टेडली कहा जाता है कि उनको ये रोका जा रहा था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा धड़ा उनको रोक रहा था कि आप ना आए, और उसकी 2-3 वजूहात बताई जाती हैं। उनमें से एक वजह ये भी है कि शायद गिरफ्तारी अगर होगी तो लंबी होगी। ठीक है, ठीक है। खुरम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। खुरम साहब, ये जनवरी पे में इंतखाबात की जो बातें हो रही हैं, बहरहाल आपका तो लास्ट प्रोग्राम में आपने ये राय दी थी ऑन एयर, आपने कहा था कि आप चाहते हैं इंतखाबात ना हो अगले साल, ये आगे चले जाएं, बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक। तो ये जनवरी में इंतखाबात के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब एक मंतक पेश करें बर्फबारी की, ये मंतक समझ आती है आपको? नहीं, मैं समझता हूँ वेदर इतना अफेक्ट नहीं करता। जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं वो डिफरेंट है। मौलाना का जो बयान था पहले वो था लॉ एंड ऑर्डर पे, बलूचिस्तान पे और इन इलाकों पे, वो उनका जस्टिफाइड है। अब जो वेदर है तो वेदर मौसम में लोग निकलते हैं और इंतखाब के लिए निकलेंगे, तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि वेदर की वजह से इंतखाबात डिले कर दिए जाए। मेरा जो मौक़िफ़ है कि जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, इन पॉलिसीज़ का तसलसल लाज़िम है हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। एक ऐसे वक्त पर इंतखाबात के साथ गवर्नमेंट के अंदर आना कि आपकी गवर्नमेंट स्टेबल हो, आप क्राइसिस का शिकार हो के ना आए, टूटी फूटी हालात के अंदर ना आए, और चीज़ें बेहतरी की तरफ चल रही हैं। अब अगर 9 जो डेट है प्रपोज्ड है, अभी तक फाइनल नहीं है, जो प्रपोज्ड है या एक है कि इसमें हो सकते हैं, तो हमें कोई एतराज़ नहीं इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान इलेक्शन करा दें। क्यों? हम उस पर ट्रस्ट भी करते हैं उस इदारे पे, ठीक है, हम उस पर ट्रस्ट रखना भी चाहते हैं, हम उसको मजबूत देखना भी चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना की जाए कि जिसमें कोई भी इदारा उसको हम बदनाम करें और कल हम उसके साथ बैठ कर इलेक्शन भी लड़ रहे हों। अच्छा, क्या हम रेडी हैं इलेक्शन में जाने के लिए? बिल्कुल रेडी हैं। इलेक्शन है, पॉलिटिशियन का काम ही इलेक्शन लड़ना है। उसने अभी आपको को कह के आप तो हर वक्त रेडी रहना चाहिए, और जैसे आपको इस प्रोग्राम के लिए रेडी, आपको कोई सुबह भी कहे 8 बजे आपने करना है तो आप कहेंगे ओके आधा घंटा मुझे दें तो मैं कर दूंगी। पॉलिटिशियन का ये इशू नहीं होता, ना पॉलिटिकल जमात का ये इशू होता है कि वो इलेक्शन से भागे, नहीं भागती। हालात व वाक़यात को देखकर जो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा हम उसको एक्सेप्ट करते हुए वी विल अबाइड दैट। बाकी पीपल्स पार्टी अगर ये कह रही है अब आके कि जनवरी में अगर वो दे थिंक कि उनको ये समझ आ गई है इलेक्शन कमीशन की अहमियत की, तो ये अच्छी बात है। ठीक है। इमरान साहब, पीपल्स पार्टी के हवाले से जब खुरम साहब ने बात की तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का ना होने का शिकवा पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब चेयरमैन और नीचे जितनी भी इनकी सीनियर लीडरशिप है, सब आके कहते रहे लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे पास नहीं है। अभी जनवरी पे शायद रजामंदी का इजहार ये कर चुकी है पीपल्स पार्टी, आपको क्या समझ आती है? देखिए, पीपल्स पार्टी का मामला थोड़ा सा अजीब मुझे इसलिए लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारी प्लान का हिस्सा थी कि इंतखाबात कोई चाह रहे थे कि कुछ लोग जो कि इंतखाबात वक्त के ऊपर ना हों, और उसके पीछे उनके कोई ना कोई रीज़न थी कि हर किसी के पास कोई ना कोई वैलिड रीज़न थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले ये बात कहते थे कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो बर्बाद होकर रह गया है, हमने मुल्क को बचाने के लिए वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो किसी की फरमाइश के ऊपर हम लेके आए थे, और ये फरमाइश और किसी ने नहीं की थी। ये अगर आपको याद हो तो 2021 जनवरी में
आसिफ अली जरदारी साहब गए थे और वो किसी का पैगाम लेके गए थे, और फिर ये बड़ी बहुत यानी ले दे के ये सारी चीजें आगे बढ़ी थी, चली थी। तो कैपिटल, जो पॉलिटिकल कैपिटल है, वो तो उनका खत्म हुआ पड़ा है। आप सड़क पे जाके देख लें, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो इनको सूट करता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सूट करता था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई कुछ वादे वईद हुए होंगे। तो लेकिन फिर जब चीजें बनी, और खुसूसन जब IPP बनी, तो जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने अपना जो डिस्प्लेयर है वो शो भी किया था। उन्होंने कहा था कि ये हमें तो शायद सिस्टम से आउट किया जा रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें तय हो रही थी, जिस तरह इसहाक डार साहब ने ये वाला पिछले दिनों बयान दिया था, जी कंटिन्यूशन हमने कोई ये रोज़मर्रा के काम के लिए ये सेटअप नहीं बनाया था, उसके लिए हमने कानून साजी की थी, निगरान हुकूमत के पास इख्तियारात होने चाहिए, और वो जो बड़े फैसले करे उसका तसलसल होना चाहिए, अगली आने वाली हुकूमत उसको अडॉप्ट भी करे। तो इस पर अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सारे इश्यूज़ के ऊपर ऑन बोर्ड थी, और उनको पता था कि इंतखाबात कितने अरसे नहीं होंगे, ये उनको निगरान हुकूमत बनने से पहले पता था, और फिर उसके लिए उन्होंने जो तरीक़ाकार, जो प्लान ऑफ एक्शन था, वो भी अडॉप्ट किया। और जो वज़ीर आला सिंध हैं, वो उस जो मुश्तरका मफादात की कौंसिल कमेटी के रुकन थे। ना सिर्फ वो रुकन थे, बल्कि कमर ज़मान कायरा साहब भी उसमें बैठे हुए थे। तो उन्होंने फैसला किया कि हम पहले जो है क्या इसको कहते हैं, मरदमशुमारी की जो नोटिफाई कर दें, और हल्का बंदियां हो, एक जवाज जो फराम कर दिया गया। लेकिन फिर अचानक से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जिस तरह उनके साथ कोई धोखा हुआ है या कोई हाथ हुआ है। तो बेसिकली उनको ये लग रहा है, ये मेरी जाती एक ख्याल है कि उनको लग रहा है कि जो हमें चीज़ें तय की गई थी कि हमें आने वाले दौर में या आने वाले सिस्टम में ये ड्यू जो उनको रखा गया था उनके लिए हिस्सा, वो शायद उनको लग रहा है कि वो नहीं है। और खुसूसन IPP के वजूद में आने के बाद उनको ये एहसास गहरा हुआ, और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी कि वो यकसा मौके नहीं दिए जा रहे, इलेक्शन जो है वो मतलब कह लें कि टाइम पर नहीं करवाए गए, हालांकि इनकी कंसेंट थी उसमें सारी की सारी। तो ये जो सब कुछ हुआ है, ये बेसिकली सियासत हो रही है, और इस सियासत में किसी को ज़्यादा मिलने की उम्मीद है, किसी को कम मिलने की उम्मीद है। तो अब ये जो बार बार जिक्र करते हैं कि यकसा मौके नहीं दिए जा रहे, कौन नहीं दे रहा इनको यकसा मौके? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसके ऊपर ये कह रहे हैं, क्या वो इस पोजीशन में है? उनको ये कह देना। कल हमारी वज़ीर आज़म से मुलाकात थी, उनसे ये सवाल भी किया गया कि जी कि यूं लगता है कि सहूलतकारी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल रही है। तो उन्होंने उसका बड़ा ठीक जवाब दिया वहाँ पर बैठे सहाफ़ियों को जिन्होंने ये सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि जी कि ये एक कह लें कि पॉलिटिकल कोर्स है जो हर पार्टी कोई ना कोई अडॉप्ट करती है। उन्होंने कुछ तो कहना है, कुछ तो करना है। बाकी अगर किसी को लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है ये उसका तसलसल है नून लीग का, तो ये उनकी मर्जी है। हालांकि है तो नहीं, मैंने किसी से पूछ के फैसले नहीं करने। मुझे जो बेहतर लगता है कि किस बंदे को काबीना में होना चाहिए, मैंने वो अपनी मर्जी से किया। तो ये बेसिकली सियासत हो रही है, और सियासत में कभी ज्यादा फायदा होता है, कभी कम फायदा होता है, और मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा कम फायदा नजर आ रहा है, इसलिए वो ये शोर कर रही है। ठीक है जी, ठीक है। हारून साहब, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जल्द निपटाना चाहते हैं, इसीलिए वो वकला के दलाइल भी जल्द सुनना चाहते हैं, और जजों की मुदाखलत उन्हें मुनासिब नहीं लगती है। क्या देखते हैं आप आगे? जो बिल है एक्चुअली इसमें 3 हेयरिंग हो चुकी हैं, और चूंकि टाइम नहीं था तो आखिरी हेयरिंग जो होगी वो अटॉर्नी जनरल साहब की होगी कल। और इसमें जो जजेस साहिबान क्वेश्चन भी करते थे, तो वो ऑब्जेक्शन तो चीफ साहब के सही थे कि पहले आर्गूमेंट करने का उन्हें मौका दिया जाए, और सब्सिक्वेंटली जब वो आर्गूमेंट खत्म करें तो फिर अपने क्वेश्चन बारी पे किए जाए। लेकिन इस तरीक़ाकार को नहीं देखा गया, और एक लम्हे में 2 या 3 जजेस साहिबान क्वेश्चन कर देते थे, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट भी होती थी, और फिर वकील के पास ऐसा मौका भी नहीं होता था कि वो किसका जवाब दे। तो वो इस तरह काजी साहब ने इंटरप्ट किया, और उन्होंने कहा कि पहले उनको अपनी बहस खत्म करने दें, उसके बाद क्वेश्चन और नोट हो जाएं और उन क्वेश्चन का जवाब आ जाए। ये सूरत हाल थी। दूसरा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ना ही तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार वापस लिया गया है, बल्कि इख्तियारात को इनलार्ज किया गया है कि पहले एक जज साहब थे, हमने देखा
कि जब प्रीवियसली जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्हें तो हम ये रिक्वेस्ट भी करते रहते थे पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से कि फुल बेंच बनाए ताकि नेशनल इश्यूज जो हैं उन पे वो डिसीजन फुल बेंच का अगर आएगा तो मेरे ख्याल में किसी को एतराज नहीं होगा। अब भी अगर ये जो हेयरिंग हुई है उन्होंने बड़े यानी कि अच्छा इकदाम किया है कि एक तो फुल कोर्ट कंस्टिट्यूट की है और दूसरा पूरी कौम उस प्रोसीडिंग्स को वॉच कर रही है और अब हर शख्स जो है वो अपनी अपनी ओपिनियन भी देता है और जो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स होती हैं वहाँ पे जजेस साहबान अगर पूछते हैं तो उन पे भी लोग डिस्कस करते हैं क्या क्वेश्चन आया और क्यों पूछा गया और क्या वो सही था या नहीं था। और इसी तरह जो वकीला जो हैं उन्होंने जो अपने आर्गूमेंट किए हैं उनको भी अवाम ने देखा और अवाम ने किस किस चीज़ को अप्रिशिएट किया ये भी आप समझते हैं कि अवाम ने यही अप्रिशिएट किया कि एक हेयरिंग हो रही है और बड़े पैमाने पे हो रही है और नेशनल इशू रिजॉल्व होना है और उसमें मेरे ख्याल में कि ये जो एक्ट बनना है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी तो फुल बेंच है जो भी डिसीजन होगा उसको हम हारून साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। इमरान शफकत साहब, खुरम रोकड़ी साहब ब्रेक के बाद भी कंटिन्यू करेंगे। आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान शफकत साहब और खुरम रोकड़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। इमरान साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब का ये कहना है कि जी पाकिस्तान बचाने के लिए 5 से 6 लोगों को मिलकर बैठना होगा, जो मामलात हैं उनको डिस्कस करना होगा, जिसमें उनका ये कहना है कि तमाम पार्टियों के जो सरबराहान हैं वो हों, आर्मी चीफ हों और चीफ जस्टिस साहब ये साथ बैठें। तो ये काबिल अमल होगा या ये ज़ेर गौर है या शाहिद खान अब्बासी साहब ने अपनी एक राय का इजहार किया कि ऐसा होना चाहिए और इससे मामलात हल की तरफ जा सकते हैं? देखें, ये जो कह रहे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, ये नाकाबिले अमल सी बात है। कहाँ पे बैठे हैं वो? ये लाहौर में एक याकू होटल वाला है, चाय वाला, वहां पे बैठ के बात कर लें। मतलब कहाँ पे बैठ के बात कर लें? पाकिस्तान में एक पार्लियामान, एक सिस्टम है, पार्लियामान वजूद में आती है, लोग जिनको वोट देते हैं वो बैठ के बात कर लें। और जिनका जो मैंडेट नहीं है उनको ये शामिल करना, चीफ जस्टिस क्या बात करेंगे वहां पे आके? आर्मी चीफ को क्या वहां पे क्या कहा जाएगा कि जी कि आप ये करें, आप बंदूक क्यों करके पकड़ना शुरू कर दें, या आपकी जो ट्रेनिंग वो ठीक नहीं है वो कर दें, या क्या उनसे बात करेंगे? बेसिकली जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं वो सूरत हाल उनके लिए थोड़ी सी मायूस कुन है। उनकी स्पेस बाकी नहीं बची और कुछ जो बची थी वो उन्होंने अपने लिए रहने नहीं दी। तो इस तरह के लोग जो होते हैं जब वो हो जाएं, मतलब कह लें कि गैर मुतल्लिक उनके लिए हालात हो जाएं या वो खुद गैर मुतल्लिक हो जाएं, या वो ये मियां साहब से उनकी मुलाकात थी, ये इसके असल अंदर की कहानी क्या है, कैसी रही थी मुलाकात? जी, अंदर की कहानी ये थी कि जो हमें पता चला है रिपोर्टेडली, मैं यानी एक तरफा स्टोरी है ये वाली, कि ये शायद मियां साहब को इस अंदाज से मिलने गए थे कि मियां साहब इनको पूछें, रोकें कि आपको क्या हो गया। आप ये जो स्टेटमेंट जो आपने उनकी चलाई थी, ये आप वही देख लें कि ना शहबाज शरीफ उनका लीडर है, ना जो मरियम है वो उनकी लीडर है, नवाज शरीफ साहब उनके लीडर हैं। बेसिकली ये खुद देखें कि वजीर आजम रहे हैं, और वजीर आजम जब एक दफ़ा आदमी बन जाता है तो उसका दूसरी दफ़ा बनने को भी दिल करता है। तो अब अब वजीर आजम जो है नवाज शरीफ साहब, तो शायद उनका उस तरह से मौका ना मिले, अब वो भी चाहते हैं कि बने वजीर आजम, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब और मरियम के होते हुए इनकी जगह नहीं बनती वजीर आजम की। वो तो एक मौका था, सूरत हाल थी इस तरह की, उनका चांस था, लग गया। जिस तरह हमारे जो हैं वो राजा प्रदेश साहब का तुक्का लग गया था। तो ये तुक्के लगते हैं, ये तुक्का लग गया था, अब ये उसको ले गए हैं सीरियस। अब ये इनको अपनी रहना चाहिए। देखें कि हर बंदे को पता होता है, अपनी कैपेसिटी का भी पता होता है, अपनी जगह का भी पता होता है। मैं कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो इनको अब पता होना चाहिए कि कैपेसिटी क्या है, जगह कितनी है, हैसियत क्या है। तो अब ये अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं मरियम के साथ, ये खेल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के लेवल के ऊपर। नई जगह बनती तो फिर यही बातें करेंगे कि जी मुल्क के हालात बड़े खराब हैं, सारे आपस में मिलकर बैठ जाएं। भाई कैसे बैठ जाएं? मतलब कौन से तरीके के साथ बैठे हैं? आइन में कहीं पे लिखा है, या फिर कोई नया आइन बनाया जाए? अगर नया आइन भी बनाना है तो उसका भी कोई तरीका है। तो ये जो है बेमकसद किस्म की बातें, ला यानी सी गुफ्तगू, ये सिर्फ इस वजह से है कि चलाई जा सकती। इमरान साहब जी बिल्कुल चलाई जा सकती है। उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ी एड चाहिए,
उसके लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम आपको चाहिए, वरना तो पार्टियां तो पाकिस्तान में बेहिसाब है। आप इलेक्शन कमीशन में जाके देखें कितनी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, और वो उनके हमें तो 3-4 पार्टियों के अलावा बाकियों के नाम भी नहीं आते। तो इस तरह की अगर एक और पार्टी बनानी है तो बिस्मिल्लाह किसने रोका है, बना लें जाके। लेकिन बात यह है कि जब आप सियासत में गलतियां कर जाते हैं, अपनी पार्टी को किसी ऐसे मौके के ऊपर डिच कराने की कोशिश करते हैं, अपनी जगह बनाने के लिए पार्टी के अंदर ही कोई फसाद खड़ा करते हैं, तो वो कब तक चल सकता है? वो ज्यादा देर नहीं चलता। तो मुझे शायद खाकान बाजी साहब ने जो इज्जत कमाई थी वो मुझे लगता है कि जी ठीक है जी। रोखड़ी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। रोखड़ी साहब, आजकल इंटरव्यूज का बड़ा दौर चल रहा है, जो इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं और इंकशाफात हो रहे हैं। कहाँ पे? उस्मान डार साहब ने इंटरव्यू दिया, उसके बाद सदाकत साहब ने इंटरव्यू दिया, और भी कोई इंटरव्यूज आएंगे? तो डेफिनेटली आएंगे। ये अपनी गलतियां मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे, माननी चाहिए। और इसमें एतराज़ क्यों होना चाहिए? अगर किसी को रियलाइज हो जाए और एक स्टेज पे आके उसे समझ आ जाए और उसको एक, आपको क्या लगता है किसको समझ आने वाली है जल्द? सारों को आएगी, बारी बारी, सारों को बारी बारी आएगी। देखें, हम हिपोक्रेसी की और उस एक शैम किस्म के एक वर्ल्ड से गुजरते हैं सारे। फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो समझते हैं कि जी, और जानते हैं गलत है, वो कहते हैं अगर हमने ये किया ना, दे कैन नॉट फेस द पीपल। हम सारे क्योंकि पॉपुलर डिसीजंस लेने के आदी हैं ना, नाराज तो हमने किसी को करना नहीं है, या हमने कोई ऐसी बात करनी नहीं है जिससे हम सोचें कि लोग नाराज हो जाएंगे, और ना अपनी लीडरशिप के साथ कोई जस्ट कॉज को लेकर लोगों के अंदर जाकर खड़ा होके। वैसे तो सारा फ़लस्तीन भी जाने के लिए सारी दुनिया तैयार है, बड़े बड़े जज्बाती कलाम आएंगे, लेकिन अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर कभी भी वो कोई एक सही बात को लेके आगे नहीं जाएंगे, बल्कि जो जिस एक डॉगमा पे ज़िंदगी गुजार रहा है वो उसको साबित करने के लिए हर हकीकत का इनकार करेगा। ये एक हमारा कॉमन प्रैक्टिस है। अब उनके जहन में यह है कि जी अब हमने कहा ना कि ये गलत है, बहुत सारे फिर रहे हैं जो अभी आ जाएंगे थोड़े दिन तक, तो हमें वोट नहीं मिलेगा। हर बंदा अपनी अपनी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ऐसे ब्रैकेट के अंदर फिट है, उसको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए, बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं। ये है हकीकत। ठीक है, इस पे इमरान साहब आपका भी कमेंट लेना चाहूँगी। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि ये लोग जो छुपते फिर रहे हैं, कि पहले जिस सदाकत साहब ने कहा पहले एक दोस्त के घर छुपा तो फिर गिलगित जाके छुपा, छुपते फिर रहे हैं, मंजर आम पर आ रहे हैं और फिर अपनी गलतियाँ भी मान रहे हैं और सारे इंकशाफात भी करें कि क्या क्या कुछ कैसे कैसे प्लान होता रहा। अब बाकायदा इंकशाफात हो रहे हैं। अगर आप इतने सही हैं और आप लोग इतने स्टैंड ले रहे हैं अपनी बात पे, आप इतने राइट थे, तो छुपते क्यों फिर रहे थे? पहला सवाल तो ये बनता है। देखें, एक तो छुपते इसलिए फिर रहे थे कि उनसे गलती सरजद हो गई, और बाज़ औक़ात जो है बंदा वो हीट ऑफ मूवमेंट में होता है या किसी वाक़ये की हिद्दत में इतना आगे निकल जाता है कि उसको अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ या अच्छाई और बुराई में तमीज़ बाकी नहीं रहती। तो समझने के लिए थोड़ी सी ब्रेक भी चाहिए। बात का एहसास है कि इनसे बड़ी गलती हुई, ये मुझे लगता है इनको कोई एहसास दिलवा भी रहा है। जब लोग इनको एंगेज करते हैं और जब ये थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं, तो ये जो इनके साथ राब्ते करने वाले लोग होते हैं वो राब्ता करके जब इनको एंगेज करते हैं तो फिर आर्गूमेंट्स करके इनके साथ डायलॉग करते हैं या जिस तरह करके बात करते हैं, तो फिर थोड़ा सा इनको एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आपने गलती कहाँ पे की। तो वो फिर कुछ लोग कहते हैं एहसास भी होता है, कुछ हमारे यहाँ जो है वो डंडे की जुबान भी होती है, वो कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोगों को समझ वैसे ही आ जाती है। तो ये चीजें हैं। देखें, बात ये है कि 9 मई एक ऐसा वाकया था कि जिसने बहुत से लोगों से बहुत से हकूक भी छीन लिए, राइतें भी छीन ली, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा राइट दे भी दिए, हकूक दे भी दिए। तो अब जो है वो स्पेस बिल्कुल उस वाकये ने खत्म कर दी थी। तो अब इसकी कोई जस्टिफिकेशन बाकी पीछे बचती नहीं है। तो जो उसके साथ जुड़ा रहना चाहता है उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो उसके साथ जुड़ा रहना चाहता है, तो ये उसके अलग से नतीजे सेट होगी। इमरान साहब, मेरे ज़हन में एक सवाल ये था कि ये जो लोग हैं अब जिनका नाम लिया था, उस्मान डार साहब ने भी अपने कुछ साथियों का नाम लिया था, तो क्या इनको माफ़ कर दिया जाएगा या फिर इनके लिए एक एग्जाम्पल सेट की जाएगी, इनको सज़ा दी जाएगी ताकि बाकियों के लिए भी एक मिसाल कायम हो? मैं यहाँ पर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को कोट करूँगा। कल उन्होंने जो ऑफ द कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं था, ऑफ द कैमरा था, उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें यही सवाल था कि जी उस्मान डार साहब ने ये बात कर दी तो अब उनकी छुट्टी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, जो लॉ है वो अपना जो कोर्स है वो पूरा करेगा,
और जो लोग जिस वाक़े में जिस जुर्म में मुलव्वस हैं उनको सज़ा मिलेगी। तो ये बयान आके किसी ने दे दिया, मैंने तौबा कर ली है, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, इससे उनकी जान की खलासी नहीं होगी। आगे जो है वो क्या सूरत-ए-हाल बनती है, अभी तक तो गवर्नमेंट के जो इस वक़्त मौजूदा गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत, वो बहुत ज़्यादा कमिटेड है इस इशू के ऊपर कि जिसने जो जुर्म किया उसको उसकी वो वाली सज़ा दिलवाने के लिए जो हमसे बन पाएगा वो हम करेंगे। ठीक है खुर्रम साहब, इलेक्शन फिर आप कब देख रहे हैं? वैसे आप तो चाहते हैं कि अगले साल ना हो, लेकिन वैसे क्या देख रहे हैं आप? नहीं, मैंने तो आपको बोल दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ को डिसाइड करना है। मेरी ख्वाहिश, आपकी ख्वाहिश, मैंने तो अपनी ख्वाहिश बरमला कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को स्टेबल होने दिया जाए, पॉलिसीज़ जो बनी हुई हैं इन पॉलिसीज़ को एक स्टेज तक पहुँचने दिया जाए और स्टेबिलिटी के बाद इलेक्शन लाया जाए, ताकि कोई भी पार्टी, चाहे हम आए कोई भी आए, वो आके इस मीडिया के ऊपर फिर उसके ऊपर लान तानना शुरू हो जाए। लेकिन अगर जनवरी के अंदर कराता है इलेक्शन, क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन, हम तैयार हैं। ठीक है जी। इमरान साहब, कोई 2/3 मेजोरिटी लेता है आपको दिखाई देता है या मखलूत हुकूमत नजर आती है? बिल्कुल नहीं, कि 2/3 मेजॉरिटी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। यहाँ पर लोग तो इलेक्शन से भाग रहे हैं, और तो ऐसी सूरत हाल में जब कोई किसी को 2/3 मेजॉरिटी नजर आ रही हो, पड़ गई, मौलाना साहब फिर से नाराज हो गए, नून लीग से गिले शिकवे शुरू हो गए, पीपल्स पार्टी नून लीग भी एक पेज पर नहीं रही, तो फिर कैसे, फिर मखलूत हुकूमत कैसे, फिर दोबारा एक पेज पर आ जाएंगे सब हुकूमत बनाने के लिए? दोबारा आ जाएंगे। ये पहले भी एक दूसरे के मुखालिफ थे, ये तो हालात ने डिसाइड करना था। डिक्टेट तो फिर हालात करते हैं, फैसला तो सियासत में हालात को देख के किया। तो ये भी तय था कि ये इंतखाबात में हर पार्टी की अपनी एक पोजीशन है, अपनी एक शनाख्त है, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, बोलना है, लेकिन जो ही इंतखाबी नताइज जब आएंगे, जिसकी जो जरूरत होगी वो उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं कि मखलूत हुकूमत कोई बन जाए। ठीक है जी, ठीक है जी। खुर्रम साहब, इमरान साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। और मुझे ब्रेक का काजर है, ब्रेक के बाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में मौजूद अफगान पनाह गुज़ीनों को वापस भिजवाने का मामला इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। 14 लाख अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में कानूनी तौर पर मुकीम है, जबकि गैर कानूनी अफगान की जो तादाद है वो इससे बहुत ज़्यादा है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 45 बरसों से अफगान पनाह गुज़ीनों का बोझ उठाए हुए है। किसी और मुल्क और कौम ने इतना मुआशी, सियासी और समाजी दबाव और नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जितना पाकिस्तानी फ़ौज, पुलिस और अवाम ने किया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम किसी भी कौमियत के बाशिंदों को मुल्क बदर करना पाकिस्तान का हक है और इसी में मुल्क की भलाई भी है। हमें प्रोग्राम में आज खुसूसी तौर पे ज्वाइन करें निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पे जो मुकीम अफगान पनाह गुज़ीन है उनको निकालने से शिद्दत पसंदी में शायद थोड़ी बहुत कमी आ जाए, लेकिन इस लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए अफगान तालिबान से दो टोक बात करना होगी। अब नहीं तो कब, क्या कहेंगे आप? देखें, फिलहाल बात यह है कि व्हेन वी टॉक अबाउट इलीगल इमिग्रेंट्स, इसमें तमाम मुल्कों के हैं। जनरली इंप्रेशन लीजिए शायद हम अफगानिस्तान के लोगों को निकाल रहे हैं, चाहे वो अफ्रीका से हैं, मिडल ईस्ट से हैं, यूरोप से हैं, किसी मुल्क से हैं। दे ओवरस्टेड और देर विदाउट वीज़ा, या उनके पास कोई पेपर नहीं है, तो देन दे विल ऑल मूव डिपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। एक तो ये है। सेकंड, अफगान जो TTP से हम किसी सूरत बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो हरकतें कर रहे हैं, पहले उनसे मुज़ाकरात की है, उसमें इन्होंने टाइम गेन किया, रीऑर्गेनाइज कर लिया अपने को, उसका बाद आप देखते हैं हमें क्या नुकसान हो रहा है। नाउ दे नीड टू बी ट्रीटेड विद फोर्स। TTP को समझ आनी चाहिए कि रेट ऑफ गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नंबर एक। नंबर दो, जाहिर है कि इनके अंदर जो हमारे अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल जो लोग बैठे हुए हैं, बाकी देखें 1.4 मिलियन जो रजिस्टर्ड यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज के हैं, पाकिस्तान में नाजरा के कार्ड होल्डर हैं, दे आर आवर गेस्ट। रूल्स एंड रेगुलेशन रेफ्यूजीज के बारे में बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इलीगल इमिग्रेंट जिस मुल्क के हैं, दे हैव टू गो। उन्हें टीमें बना दी हैं, वो इनको प्रॉपर ऑपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर इनको चेक किया जाए। इस वक्त ये कंफर्म हो जाएगा कि दे आर इलीगल, दे आर ओवरस्टेइंग, तो उनके लिए उनको शिफ्ट करके फिर उनको अपने ममालिक में भेज दिएगा। दैट इज द पॉलिसी। लेकिन हमने ये देखा कि ये टेररिज्म की वजह से कई जगहों पर ये सहूलतकारी भी करते हैं, वहाँ पर ये कुछ बना भी देते हैं,
बैठा भी लेते हैं, तो ये चीज़ें हमें मुल्क को बहुत नुकसान हो रही है। अब हमने फैसला किया कि पाकिस्तान में कोई भी किसी मालिक का भी लीगल इमिग्रेंट नहीं रहेंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे किसी भी मुल्क में ब्रिगेड से हम देखते हैं कि किसी भी मुल्क के लिए जो दस्तावेज़ात के बगैर रहने वाले हैं तारकीन वतन, वो ज़ाहिर बात है दर्द सर बन जाते हैं। और फिर कानूनी तौर पे अगर कोई रह रहा है तो ठीक है, वो रह रहा है, लेकिन अगर गैर कानूनी तौर पे आप रह रहे हैं तो आप नहीं रह सकते। हम दूसरे ममालिक की अगर बात करें तो वहाँ भी जब कोई जाता है तो वहाँ पर तो प्रॉपर इनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है, यहाँ पर इनकी डॉक्यूमेंटेशन तो कंप्लीट नहीं है। तो ये तो हमारा राइट है, हमारा पूरा हक है, इस पर तो किसी किस्म की तनकीद या नाराज़गी का इजहार बनता ही नहीं है। आप मुझे बताएं, कुछ दुनिया में जो आपके रिफ्यूजीज होते हैं उनको भी एक खास जगह ईयरमार्क की जाती है, वहाँ रहते हैं। नंबर 2, किसी मुल्क में क्या आप बगैर पेपर के जा सकते हैं या वीज़ा के जा सकते हैं या कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ नहीं जा सकते? ये हमारी हुकूमतों की गलती है, हमने जो गलती की है। एटलीस्ट नाउ वी हैव टू इंश्योर कि हम इसको स्ट्रीमलाइन प्रॉपर्टी करें और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं हम उनको उनके ममालिक में भेजें। और उसके लिए प्रॉपर ये नहीं कि हम उनको धक्का देंगे, प्रॉपर बसों का अरेंजमेंट करेंगे कि जहाज को जहाज से भेजेंगे। सो दे हैव टू गो बैक टू द रिस्पेक्टिव कंट्री। पाकिस्तान, अफगान दो बिल्कुल फ़र्क मुल्क हैं, सॉवरेन कंट्रीज हैं। सो दे हैव देयर ओन इम्प्लीकेशन। लाइक अफगानिस्तान से भी देखें, हम क्या रिक्वेस्ट करते हैं, हम यही कहते हैं कि आप अपने मुल्क की सरजमीन अगर आप टेररिस्ट को इस्तेमाल नहीं कर देते। दैट इज़ व्हाट इज़ टोटल डिमांड पाकिस्तान है। हमने बहुत मेहमानदारी करते हैं। आई थिंक नाउ इज़ द टाइम कि हमें अपना एक फैसला कर लिए जो हुकूमत ने किया, सिंध गवर्नमेंट ने की, एंड वी आर बाउंड टू डू इट। इंशाल्लाह वक्त के टाइम के दिन को हम रिपोर्ट कर दें। ठीक है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब का भी इससे रिलेटेड आपने स्टेटमेंट सुना होगा, ब्रिगेडियर साहब, जो उन्होंने कहा है कि जो अफगान जितने भी मुहाजिरीन हैं उनको जबर और तशद्दुद के ज़रिए नहीं निकालना चाहिए। तो तमाम जो सियासी पार्टियाँ हैं, तमाम जो लोग हैं, क्या उनको एक पेज पर आने की ज़रूरत नहीं है इस एक अहम मामले पर? हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियर पॉलिसी बताई है। ये अवाम गलत पैदा किया जाता है। हम अफगान रिफ्यूजीज रजिस्टर्ड जो हैं उनको बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे, वो हमारे मेहमान हैं, उसी तरह रहेंगे यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक। अफगान रिफ्यूज जो भी ये रिफ्यूजीज के बारे में होता है, इट इज़ ओनली इलीगल जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो ओवरस्टे किया हुआ है या उनके जाली कार्ड बने हुए, जाली नाजरा कार्ड बने हुए, उन्होंने मैनिपुलेट किए, दे आर बीइंग सेंट आउट। अदरवाइज अफगान रिफ्यूजीज बिल्कुल हमारे मेहमान हैं, हमने उनकी बहुत मेहमानदारी की है। हाँ, किसी स्टेज के ऊपर अगर अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात करके उनके अंडरस्टैंडिंग से ही जाते हैं, दैट विल बी बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ उनको भेजेंगे। लेकिन जब तक ये मसला हल नहीं होता तो दे आर गोइंग टू स्टे विद अस। ठीक है। अच्छा, ये जो पिछले 24 घंटों की अगर मैं बात करूं ब्रिगेडियर साहब, 100 से ज़ायद कारें छीनी गई हैं, 3 अफराद कत्ल हुए हैं, दर्जन भर ज़ख्मी भी हुए हैं, आज दिन दिहाड़े एक बड़ी डकैती भी हुई है। क्या वजूहात हैं? जो पुलिस है वो कंट्रोल करने में नाकाम है? अब आप तो बड़ी पिक्चर को क्लियरली देख रहे हैं, करीब से देख रहे हैं चीज़ों को। देखें, बिल्कुल 100 के करीब कारें नहीं है, 100 के करीब मोटरसाइकिल होंगी जो पहले 150 पौने 200 होती थी। गाड़ियाँ कोई छीनी नहीं है। और ये जख्मी होते हैं, हमने आपके सामने वो आपने देखा होगा कि एक लड़का जो डिलीवरी बॉय था मोटरसाइकिल पे एक फौज हरकतें कर रहा था लड़कियों के वैगन के सामने, हमने उसको अरेस्ट कर लिया और उसको सही तरीके से उसको बुक भी किया। लाइव पे आपने देखा एक लड़का लड़की की एक तो वो अच्छी तस्वीर नहीं स्थिति के, उसको भी हमने पकड़ लिया। तो अब हमने सबको पकड़ना शुरू कर दिया। हमने कम से कम 17-18 डिकॉइट्स को मारा गन शॉट से। आज भी हमारे एक जख्मी उसके साथ तो के नज़दीक से गुजरी सिपाही ने, लेकिन उस जवान सिपाही ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए उस डिकॉइट को मार दिया। सो अभी बहुत बेहतर हालात हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे थे, ये थे, इनको यही सब लोग जो ड्रग माफिया है, स्ट्रीट क्राइम है, फिर अफगानी जो हमारे साथ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो आके ये डिकॉइट करते, ड्रग पीते, फिर नशे में करते। तो अब हमने वो चीज़ें काबू करनी शुरू कर दी हैं। आपको 3-4 हफ्ते में इस महीने के एंड में या नेक्स्ट वीक के शुरू में आपको बहुत चेंजेस आएगी। पुलिस हर वक्त रोड्स पे है, दिन के वक्त कोई ऐसी हरकत नहीं होती है, और फिर हम उनको पकड़ना शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिए। इट इज़ गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ इफेक्ट आफ्टर 3 to 4 वीक्स। ठीक है। अच्छा, आखिर में 2 मिनट हैं ब्रिगेडियर साहब, आप अपना लास्ट कमेंट भी देना चाहें, और इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि इसमें जो मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम ममालिक है, उनका किरदार क्या होना चाहिए अब इस मामले पर, आप क्या समझते हैं? देखें, जब तक इस्लामिक ममालिक इकट्ठे नहीं होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे, एक कॉमन कॉज पे नहीं होंगे, जहाँ पर मुसलमानों की बात है, वी शुड टेक अ यूनाइटेड स्टैंड। नेटो को देख लें किस तरीके से वो है, हमें भी एक इस्लामिक यूनाइटेड फ्रंट बना लें जिसमें कम अज़ कम इकोनॉमिक मैटर्स, ये रिलीजन मैटर, डिसेपरेशन के जो होती हैं इशू थे,
और उसके बाद इवन आई से कि हम एजुकेशन के बारे में कहीं ना कहीं हम डिफेंस के बारे में अपनी बात करें, हमें ये वक्त आ गया है इसलिए कि देखें पैलेस्टीन का राइट है कि 2 स्टेट्स जो हम थ्योरी कहते हैं उनको अपनी जगह देनी चाहिए और जो जगहों पे कब्जा हो वो वापस होने चाहिए। जिस तरीके से आप किसी भी कमज़ोर को जब आप दबाते जाएंगे जुल्म करेंगे, गाजा में जाएंगे, वेस्ट बैंक पे जाएंगे, जिस ब्रूटल तरीके से मारते हैं, देन वो रिएक्शन होना है। एंड दे हैव कम अप नाउ, दे हैव टोल्ड द वर्ल्ड कि नाउ देयर इज अ टाइम कि आप इसका फैसला करें। और इस वक्त हमास बहुत स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन पर है। आप मुज़ाकरात उस वक्त करते हैं जब आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन होते हैं। अगर आपने उनके जनरल पकड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर्स पकड़े हुए हैं, आपके काफ़ी ट्रुप्स उनके पकड़े हुए हैं, सिविलियन पकड़े हुए हैं, इजरायलीज आर वेरी सेंसिटिव टू दिस थिंग, तो दे विल हैव टू कम वेरी सून, दे विल सी कि दे विल कम टू नेगोशिएटिंग के जी हमारे लिए थोड़े, देन यू कैन बार्गेन प्रॉपर्ली। बट इस्लामिक गवर्नमेंट का काम है अभी इसको आप इमीडिएट सीज फायर करें कि अननेसेसरी किसी भी साइड का इंसानी जो जानी नुकसान ना हो, और उसके बाद जब मुज़ाकरात का वक्त आता है देन आई थिंक इसको अच्छे तरीके से नेगोशिएट किया जाए। ठीक है जी, क्लोजिंग का वक्त भी आ गया। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।